एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। देखिए, आज के समय में जलवायु परिवर्तन और बढ़ता तापमान हमारे सामने कितने बड़ी चुनौतियां हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का पूरा फोकस होगा पर्यावरणीय क्षरण यानी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट और प्रदूषण के इस जटिल जाल को सुलझाने पर। और हाँ, इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट और स्ट्रक्चर्ड डेटा का उपयोग किया जाएगा ताकि इस गंभीर विषय को समझना एकदम आसान हो जाए। चलिए जल्दी से इस रोड मैप पर नजर डालते हैं जो हमें गाइड करेगा। शुरुआत करेंगे मैक्रो लेवल पर पर्यावरणीय क्षरण को समझने से, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, प्रदूषण और उसके वर्गीकरण पर आएंगे। उसके बाद वायु प्रदूषण पर थोड़ा डीप डाइव करेंगे और अंत में कुछ ठोस उपायों की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले एक फाउंडेशनल बेसलाइन सेट करना जरूरी है कि आखिर पर्यावरणीय क्षरण या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का असल मतलब क्या है। कई बार लोग पर्यावरण के क्षरण को सिर्फ प्रदूषण समझ लेते हैं, पर ये उससे कहीं बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये पर्यावरण की गुणवत्ता में आने वाली किसी भी तरह की कमी या अवांछनीय परिवर्तन है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प या शायद चौंकाने वाली बात यह है कि इस विनाशकारी बदलाव के लिए सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि प्रकृति भी बराबर की जिम्मेदार होती है। और ये विजुअल इस कॉन्सेप्ट को फिजिकल रूप में कितने बेहतरीन ढंग से दर्शाता है। यहाँ पहाड़ों पर तेज बारिश के कारण मिट्टी का कटाव यानी सॉइल इरोजन होता दिख रहा है। ये प्राकृतिक क्षरण का एकदम सटीक उदाहरण है, एक ऐसी विध्वंसक प्राकृतिक घटना जिसे रोकना आम तौर पर हमारे बस में नहीं होता। अब अगर दोनों कारणों को आमने सामने रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ हैं ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी और बाढ़ जैसी प्राकृतिक घटनाएं जो अचानक भारी तबाही मचाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ शहरीकरण, अंधाधुंध वनों की कटाई, प्रदूषण और लगातार बढ़ती जनसंख्या। ये मानवजन्य कारण आजकल प्रकृति की विध्वंसक शक्तियों से भी ज्यादा खतरनाक रूप ले चुके हैं। एक तरह से हम खुद ही इस पृथ्वी के नाजुक संतुलन को हिला रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस दूसरे मुख्य मैकेनिज्म की जो पर्यावरण में इन बड़े बदलावों को पुश कर रहा है, यानी हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। आखिर पृथ्वी का तापमान इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है, इस पर एक नज़र डालिए। ये क्लियर स्केच दिखाता है कि वायुमंडल में मौजूद गैसेस किस तरह एक लिटरल ढाल या कवच बना लेते हैं। ये कवच सूर्य की आती हुई गर्मी को तो आने देता है, पर पृथ्वी से टकराकर वापस जाने वाली ऊर्जा को अंतरिक्ष में लौटने से रोक लेता है। यही वो दिलचस्प और साथ ही बेहद खतरनाक ग्रीन हाउस गैस ट्रैप है जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। तो आखिर इन गैसेस में मुख्य अपराधी कौन है? इस टेबल में उनका योगदान बिल्कुल साफ दिख रहा है। सबसे बड़ा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का है, जो अकेले 55% का योगदान देती है। मीथेन भी कम नहीं है, 20% के साथ दूसरे नंबर पर है। साथ ही नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन जैसी गैसेस भी इसमें शामिल हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की ये विशाल मात्रा सीधे तौर पर हमारी तेजी से बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों की पोल खोलती है। अगले टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये बेसिक डेफिनेशंस आपस में जुड़ी हैं। यहाँ हम कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी को क्लियर करेंगे जिनमें अक्सर बेहद कंफ्यूजन होता है। यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट इन टर्म्स के बीच का स्ट्रिक्ट अंतर समझना है। देखिए, जब हम प्रदूषण या पोल्यूशन कहते हैं तो उसका सीधा मतलब उन नकारात्मक परिवर्तनों से है जो विशेष रूप से मनुष्य के कार्यों से पैदा होते हैं। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण क्षरण या डिग्रेडेशन एक काफी ब्रॉड टर्म है जिसमें इंसान और प्रकृति दोनों की वजह से होने वाली क्षति शामिल होती है। और प्रदूषक यानी पोल्यूटेंट्स, ये वो फिजिकल पदार्थ या रसायन है जो दरअसल ये तबाही मचाते हैं। अब जब हमने इन तबाही मचाने वाले पदार्थों की पहचान कर ही ली है, तो अगला लॉजिकल स्टेप इन प्रदूषकों का अलग अलग आधार पर वर्गीकरण करना होना चाहिए। अगर इनके निस्तारण या अपघटन के आधार पर देखा जाए तो ये प्रदूषक दो साफ हिस्सों में बंट जाते हैं। पहला, अनअपघटनीय या नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक जैसे प्लास्टिक, शीशा, पारा और आर्सेनिक। ये पर्यावरण के लिए सबसे लंबे समय का खतरा है क्योंकि इन्हें नष्ट होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। दूसरी तरफ है अपघटनीय या बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक जैसे जैविक कचरा या सीवेज। इन्हें नेचर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुद ही तोड़कर आसानी से अपघटित कर देते हैं। इसके अलावा इनके नुकसान पहुंचाने की स्टेज के आधार पर इन्हें प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषकों में बांटा जाता है।
प्राथमिक प्रदूषक वो हैं जो सीधे तौर पर अकेले नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे फैक्ट्री से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, धुआं या प्लास्टिक। इसके बिल्कुल विपरीत द्वितीयक प्रदूषक अकेले नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि दूसरे पदार्थों के साथ रिएक्शन करने के बाद ही जहरीले बनते हैं। और हाँ, यही द्वितीयक प्रदूषक जैसे नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आगे चलकर एसिड रेन या अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण बनते हैं। वर्गीकरण को रैपअप करते हुए इन प्रदूषकों को उनके फिजिकल स्टेट यानी ठोस, द्रव या गैस के आधार पर भी बांटा जाता है। जैसे कचरा ठोस है, फैक्ट्री का गंदा पानी द्रव है और धुआं गैस। और सबसे एंड में ओरिजिन या उत्पत्ति के आधार पर इनकी श्रेणियां तय होती हैं कि क्या ये खुले में शौच और प्लास्टिक जैसी मानव निर्मित चीजें हैं या फिर बाढ़ और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक घटनाओं से आने वाले तत्व। जल, वायु, मृदा और ध्वनि प्रदूषण में से ये सोर्स मटेरियल वायु प्रदूषण के मैकेनिक्स में सबसे डीप डाइव करता है, तो चलिए हम भी वहीं चलते हैं। सच कहूं तो हमारा वायुमंडल एक बेहद डेलिकेट बैलेंस पर टिका है। 99% हवा सिर्फ दो चीजों से बनती है, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। बची हुई 1% जगह में बाकी सब आता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गॉन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस विशिष्ट प्राकृतिक मिश्रण में थोड़ा सा भी बदलाव या असंतुलन वायु प्रदूषण की सबसे सटीक परिभाषा है। इसको बिल्कुल कॉन्क्रीट टर्म्स में समझने के लिए इन रोजमर्रा के एग्जाम्पल्स पर ध्यान देते हैं। पता चलता है कि कुछ गैसेस वहां से आती हैं जहां आमतौर पर हम सोचते भी नहीं। जैसे चावल के खेतों से भारी मात्रा में मीथेन गैस निकलती है। घरों में इस्तेमाल होने वाले एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFCs लीक होते हैं। या फिर मिनरल ऑयल यानी खनिज तेल की रिफाइनिंग से निकलती हुई सल्फर डाइऑक्साइड। सोचिए, ये सभी आम चीजें किस तरह पर्यावरण को तबाह कर रही हैं। अब क्षरण और प्रदूषकों के इस विशाल स्केल को समझने के बाद इस एक्सप्लेनर का रुख सबसे जरूरी हिस्से की तरफ करना लाजमी है, यानी इसका अल्टीमेट निवारण और प्रिवेंशन। सोर्स मटेरियल में हाईली एक्शनेबल उपायों की रूपरेखा तैयार करता है और इस बात पर जोर देता है कि पर्यावरण का संतुलन वापस लाने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। बड़े पैमाने पर वनीकरण यानी मास ट्री प्लांटिंग करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना, कचरे को रिसाइकिल करना और बढ़ती जनसंख्या को ठीक से प्लान करना, ये सभी कदम जल संरक्षण और पर्यावरण को बचाने के लिए बिल्कुल क्रूशियल हैं। एक फाइनल थॉट के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। इस बेसिक डेटा और आंकड़ों के सामने आने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर मानव विकास और प्राकृतिक घटनाएं दोनों ही पर्यावरण को तेजी से क्षतिग्रस्त कर रही हैं, तो आखिर हमारा समाज एक तरफ तेज आधुनिक विकास और दूसरी तरफ इस वायुमंडल के अस्तित्व को बचाने के बीच एक स्थायी संतुलन कैसे बना सकता है? सच में ये एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसे खोजना इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।